इस्लामाबाद में एससीओ कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया है। जो मुख्तलिफ ममालिक के जो डेलीगेशंस हैं वो इस्लामाबाद पहुँचना शुरू हो गए। साथ ही साथ बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें दो हिस्सों में बटी हुई नज़र आई इस एहतजाज के मामले पर। उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सजाद काज़मी। सजाद, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। क्या देख रहे हैं जो एससीओ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होने जा रही है, क्या फ़ायदा आप देख रहे हैं इससे पाकिस्तान को होगा? देखिए, बुनियादी तौर पर हमें देखना पड़ेगा कि एससीओ कॉन्फ्रेंस जो है वो साल में कितनी मरतबा होती है और ये क्या स्पेशल सेशन है या आम ऑर्डनरी सेशन है। हमारे यहाँ रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये सरबराहान मुमलिकत का इजलास है और किसी स्पेसिफिक एजेंडे पर हुआ है, लेकिन इसके बरक्स ये साल में 2 मरतबा मीटिंग होती है और गैर सरबराही इजलास है। अब आप कहेंगे कि इसमें प्राइम मिनिस्टर भी मुख्तलिफ मुल्कों के आ रहे हैं, तो आप इसको कैसे गैर सरबराही इजलास कह रहे हैं? देखिए, सरबराही इजलास यानी कि उस मेंबर मुल्क के सरबराह की तरफ से शिरकत। अब इसमें तकरीबन साउथ एशियन मुल्क काफ़ी शामिल हैं। अब वहाँ पर सदारती सिस्टम है मोस्टली जगहों पे। रशिया के भी सदर जो हैं हेड ऑफ़ स्टेट हैं और चाइना के भी हेड ऑफ़ स्टेट सदर हैं। इंडिया के हेड ऑफ़ स्टेट प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आप देख लें मुल्कों के कि कौन कौन लोग वहाँ से आ रहे हैं। रशिया के प्राइम मिनिस्टर पहुँच रहे हैं, वो भी आज शाम तक पहुँच जाएंगे। जबकि जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ली केओंग हैं वो गुज़िश्ता रोज़ पहुँचे हैं। अब इसके साथ साथ दीगर मेंबर ममालिक जो हैं वो भी अपने प्रीमियर जो है लोगों को भेज रहे हैं। कोई एक मेंबर मुल्क का मुझे सदर बता दें जो कि यहाँ पे पहुँचा हो या हेड ऑफ़ स्टेट पहुँचा हो। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा पहुँच रहे हैं, यानी कि उन्होंने इसको चीज़ को लाइट लिया है और किसी स्पेसिफिक एजेंडे पर बुलाया जाता है तो उसके मुताबिक बताया जाता है कि हम इस स्पेसिफिकली टॉपिक पर बात करेंगे और कोई ना कोई लाएअमल या कोई ना कोई उस पर आउटकम आएगी। जैसे कि हमने OIC के बारे में देखा कि इसराइल ने जब ईरान पर जो है वो अटैक से मुतालिक बातें चली तो ईरान ने अपना एक OIC का हंगामी इजलास बुलवाया और उसमें बताया कि हम इसी एजेंडे पर बात करेंगे और उसी मुतालिक ही एलामिया भी आया। लेकिन इस मुतालिक ये एक आम नौयत का इजलास कह लीजिए जो कि रस्मी इजलास ज़रूर है, लेकिन साल में 2 मरतबा होता है और इसमें मुख्तलिफ जो इशूज़ पेश आते हैं तजारत से मुतालिक, दीगर ख़ित्ते से मुतालिक, उसको डिस्कस किया जाता है। इसमें गुफ्तम नशिस्तम बर्खास्तम वाली ही बात होगी, नई चीज़ सामने आने का अब तक कोई इम्कान नज़र नहीं आता। नहीं तो सजाद काज़मी, जो चाइना है उसके साथ तो चलो हो सकता है कि जो CPEC है उस हवाले से गुफ्तगू, बाकी जो मालिक है उनके साथ आप समझ रहे हैं कि कोई मायदे वगैरह होंगे या उनके साथ जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो आएगी? देखिए, एक रोज़ दिया गया है बुनियादी तौर पर उनसे बातचीत करने का, यानी कि आज शाम तक वफूद पहुँचेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको इस्तकबालियाँ देंगे, उनके एजाज़ में शाइया दिया जाएगा और उसके बाद कल से बाकायदा ऐसी मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। यानी कि आप पूरा दिन भी कल लगा लें तो शाम तक ये इजलास जारी रहेगा। उसके बाद साइलेंट मुलाकातें होती भी हैं तो 10, 15, 20 या 30 मिनट तक होंगी। उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें क्या चीज़ हो सकती है? जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है उससे पहले आप होमवर्क करके आते हैं कि किस फील्ड में अपनी सरमायाकारी करनी है, उस फील्ड में क्या क्या स्कोप है, क्या स्पेक्ट्रम है, किस हद तक हमें बेनिफिट मिल सकता है। आप उसके बाद MOU से आगे निकल कर सोचते हैं। अब यहाँ पर क्या होने जा रहा है कि चाइना का बहुत बड़ा वफ्द आया है, लेकिन उससे बड़ा वफ्द रशिया का आ रहा है, 70 मेंबर्स पर मुश्तमिल है। अब रशिया के क्या इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के साथ, वो देखना पड़ेगा। उनके इंटरेस्ट हैं कि वो ऑफशोर जो हमारे रिज़र्व जिसको हम क्लेम करते हैं कि ख़ित्ते के सबसे बड़े रिज़र्व हैं, उसमें इंटरेस्ट लेना चाहता है, जबकि चाइना भी इसमें इंटरेस्ट ले रहा है और पाकिस्तान ने चाइना को यकीन दहानी करा रखी है। लेकिन बिडिंग का प्रोसेस क्योंकि एक फॉर्मेलिटी है उसको लेकर चलना है। अब चाइना एक दूसरी चीज़ ये चाहता है कि वो जॉइंट मिलिट्री कंपनी लॉन्च करना चाहता है ताकि उनके वो सिटीज़न जो कि यहाँ पर सरमायाकारी में अपनी खदमात देते हैं उनकी हवाले से सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। लेकिन इसमें हमें पाकिस्तान को रिजर्वेशन है क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर कुछ वो वेस्टर्न ममालिक जो ये कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये भी पाकिस्तान में पेनिट्रेट कर रहा है, उसके बाद पाकिस्तान पर काबिज हो जाएगा। तो पाकिस्तान को ये भी इशूज़ हैं और पाकिस्तान में नेशनल जमातें भी जो हैं इस पर एहतजाज कर सकती हैं। तो पाकिस्तान अभी फ़िलहाल जॉइंट मिलिट्री कंपनी के बारे में सोच नहीं रहा, लेकिन चाइना को नाराज़ भी नहीं करना, तो अब उसको मनाना कैसे वो तरीक़ाकार देखे जा रहा है। लेकिन ऑफशोर ड्रिलिंग से मुतालिक रशिया को यहाँ पर सुबकी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि पाकिस्तान चाइना से जुदा नहीं हो सकता। अब दीगर जितने भी आप देख रहे हैं MOUs हैं वो जिस मुख्तलिफ फील्ड में वो मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि मैं कंसर्न शो करता हूँ कि यार मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, हम चाहते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया जा सके। किस स्पेसिफिकली फील्ड में करना है, किस स्पेसिफिकली जगह पर करना है, कितना करना है, ये PC1 की तरफ जाने के बाद, ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद होता है। तो अब तक सिर्फ और सिर्फ जो हम क्लेम करते हैं पूरे शहरों को बंद करने के बाद हम ये सोच रहे हैं कि इस कर्फ्यू नाफुज मकाम के ऊपर हम ये कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तजारती बूम आएगा। तो मेरे ख्याल में ख्वाब गफलत में रहने की बातें हैं। इससे पहले हमने देखा कि हमने खुद ही इस पर कंपेन की कि जब ऑक्युपाइड कश्मीर में एक समिट इस तरह का हुआ उन्होंने पूरे के पूरे खत्ते को सीज ऑफ किया था। उसके बाद क्या निकला वहाँ से? कुछ भी नहीं निकला। लेकिन जग घसाई हुई इंडिया की और हमने भी यहाँ पे खबरें चलाई कि पूरा खत्ता जो है वो वहाँ पे कर्फ्यू नाफज है। तो बदकिस्मती के साथ जुड़वा शहर में भी मामला कुछ इस तरह ही हैं।
नहीं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आपको पता है पाकिस्तान में है नहीं, तो आप नहीं समझते कि जो हुकूमत है उसका जो होमवर्क है, क्योंकि उसकी सारी जो तवज्जो है वो एक आइनी तरमीम के पीछे लगी हुई है, तो आप नहीं समझते कि होमवर्क जिस तरह का हुकूमत को करना चाहिए था उस तरह का होमवर्क है जो हुकूमत है इस वक्त तक की, जो चलो जो डेलीगेशन वगैरह आ रहे हैं उनके साथ मुख्तलिफ जो मायदे हैं उन पर अगर दस्तखत नहीं हो सकते तो MOUs वगैरह तो साइन हो सकते हैं। आप समझते हैं कि ये हुकूमत को ऐसा इनिशिएटिव लेगी इन 2 दिनों में? देखिए, बुनियादी तौर पर SIFC का क़याम हुए 1 साल और कुछ माह हो चुके हैं। तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिक जो चीज़ें हैं वो SIFC को उन्होंने थमा दी हुई हैं। हालाँकि IMF ने कहा है कि उसको बंद किया जाए, उसके जो इख्तियारात हैं उसको क्लिप डाउन किया जाए। अब उनकी तरफ से कुछ न कुछ रिकमेंडेशन आनी चाहिए थी कि किस मुल्क में कितना स्पेक्ट्रम है, कितना स्कोप है ट्रेड से मुतल्लिक, किस सेक्टर में की जा सकती है, हमें क्या चीज़ चाहिए और उनको क्या चीज़ चाहिए, तो ताकि हम बार्डर ट्रेड की तरफ जाते हैं तो हम वो भी डिस्कस कर सकें। लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, होम ग्राउंड कुछ भी नहीं है। MOU साइन किए जा रहे हैं। ये एयरपोर्ट की कल सॉफ्ट लॉन्चिंग हुई है, ये अब मुसलसल दूसरी मरतबा लॉन्चिंग हो चुकी है। अब वहाँ पर कब एक्टिविटी शुरू होती है, इकनॉमिक एक्टिविटी, वो देखना पड़ेगा। गधों के गोश्त से मुतल्लिक प्रोटोकॉल साइन हो रहे हैं और आपको पता ही है कि हमारे मुल्क में तकरीबन 59 लाख के करीब गधे हैं, तो हम कितने गधे उनको देते हैं और उससे हमें कितना ज़र मुआवजा आएगा वो एक अलग चीज़ है। उसके अलावा इसमें कुछ होता नज़र नहीं आता। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से मतलब 2 मंसूबे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक MOU साइन किया, यानी कि अभी तक PC1 और दीगर चीज़ें होना बाकी हैं। कराकोरम हाईवे से मतलब बात कर लीजिए, ML1 हमारा सबसे बड़ा मंसूबा था रेलवे का, जिसमें अभी तक कोई चीज़ भी ज़ेर बहस आने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका हमने स्कोप बढ़ा दिया, हमने 11 अरब डॉलर तक मांग लिए हैं। तो यानी ओवरऑल अगर हम इसको देखते हैं तो ये सिर्फ एक किस्म का ये शो होगा कि हम दुनिया के मेवे निगाह बने हैं, लेकिन ये मेवे निगाह हो सकता है कि अगली मरतबा इंडिया बन जाए, क्योंकि साल में 2 मरतबा ये मेवे निगाह बनने का जो प्रोसीजर है आता है। तो इसमें फ़िलहाल तक मुझे ये लगता है कि होम वर्क ये हुकूमत कैसे करती है, जिसको अभी तक ये शक था कि एहतजाज 15 को होगा, नहीं होगा, होगा तो हम कैसे डील करेंगे और डील करवाने वाले उसमें क्या क्या किरदार अदा करेंगे। तो मुझे लगता है कि होम वर्क होता तो ही कुछ चीज़ पिच होती, और उससे मुतालिक हमने अगर पहले उनको मुल्कों को बताया होता कि आप किस जगह पे हमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई बात बन सकती है, तो उस तरह के मुतलका लोग जो है वो लाते। सजाद, आपने IMF की बात की तो एक खबर गर्दिश कर रही थी कि जो IMF है उसके काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे CPEC के हवाले से, क्या कोई इस हवाले से आपके पास कोई अपडेट है, कोई खबर है? देखिए, उनके बुनियादी तौर पर 2 मुख्तलिफ चीज़ों पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। एक उनका SIFC के क़याम से मुतल्लिक था, दूसरा सूबों के मुतल्लिक जो है वो ये देख रहे थे कि सूबों में हम आएँगी नहीं हैं। NFC अवार्ड के बाद जो है सूबे जो हैं वो आपस में कोऑपरेट नहीं कर पा रहे। तीसरी चीज़ उनकी तरफ से ये कहा गया कि IPP जो पावर प्लांट लगाए गए हैं उनकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो नहीं है। तो अब ये 3-4 चीज़ें थी जिस पर उनकी तरफ से बात की कि CPEC को बुनियादी तौर पर वो हिट नहीं करते, लेकिन US और दीगर जो वेस्टर्न एलाइज़ हैं उनकी तरफ से ये बात की जाती है कि पाकिस्तान और चाइना का ये इत्तेहाद खित्ते के लिए चैलेंजिंग है। तो अब बुनियादी तौर पर उन्होंने CPEC पर कोई बात इस तरह खुल के नहीं की, लेकिन पाकिस्तान ने इसको एज़ ये शो ऑफ करवाया हुआ है कि पाकिस्तान और चाइना के इंटरेस्ट हैं और हम इसमें खित्ते में जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ाना मकसद है। तो इस पर CPEC पर कोई बात उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक इसको बूम नहीं मिलता। आप देखें, CPEC फ़ेज़ 2 का आगाज़ होने जा रहा है, जो कि हो चुका है बाकायदा तौर पर, लेकिन इसमें अब क्या क्या चीज़ें बनती हैं, इंडस्ट्रियल जोन का क़याम होता है, कोई स्पेशल जो दीगर पॉलिसी सामने आती हैं, क्या इकनॉमिक एक्टिविटी या इकनॉमिक हब होता है, क्या चीज़ उससे ड्राइव होती है, वो चीज़ मेन चीज़ होगी ना। अब एक CPEC अगर बंद दुकान है जिसका आप शटर उठाते हैं फिर बंद कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि उसको US को कोई लेना देना नहीं है, IMF को उससे लेना देना नहीं है। मसाइल उस वक्त होते हैं जब आपकी स्पेंडिंग जो है, पब्लिक स्पेंडिंग, वो इन तरह के मनसूबों पर जाती है, तो फिर IMF को वहाँ पे एतराज़ होता है। अच्छा सजाद कातमी, इस टॉपिक से जुड़ा एक आखिरी सवाल आपसे करूँगा कि आपने देखा CDA ने 3-4 दिनों में जो इस्लामाबाद था उसका नक्शा बदल दिया। आप नहीं समझते ये जो काम, ये जो रेनोवेशन वगैरह है, ये CDA का डेली बेस का काम है, जो कि उसने आगे 3-4 दिन में जल्दी में अपने रोड का काम देखा होगा या बाकी तमाम तर काम दे, तो आप नहीं समझते उनके पास फंड भी हैं, वो जो डेली बेसिस के काम है, जो कैपिटल है, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल है, तो उनका डेली बेसिस का काम है जो उनको करना चाहिए था, लेकिन वो उस तरह से कर नहीं रहे। इसको मैं कुछ यूँ कर लूँगा कि CDA के इख्तियारात जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक स्पेशल रोड जो है रेड जोन में वाक़ उस तक मुहित हैं। आप देखिए, हम जहाँ पर खड़े हैं ये भी इस वक्त CD की डोमेन है, और ये दही इलाका ज़रूर काउंट होता है, लेकिन ये भी CD की ही डोमेन है। आप मुझे बता दें, पिछले 2-3 सालों में यहाँ पर कुछ इस तरह की कुछ पैनाफ्लेक्स लगे हों, कुछ सफाई का काम हुआ हो, रोड बन रही है अरसा दराज से, और रोड की क्या हालत है आपको पता ही है। यानी कि CDA का काम ये रह चुका है कि नर्सरी से कुछ फूल उठाने हैं, उस जगह पे थमाने हैं, कुछ जो उन्होंने पॉम्पलेट बनवाने हैं वो लगाने हैं और जान छुड़ानी है। उसका जो एक तखमीना है वो लगा दिया जाता है, कितना हमें बजट चाहिए, इतना उस पर लग जाएगा, और बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन ऑन ग्राउंड जो है CDA के पास भी इख्तियारात नहीं है, क्योंकि कन्वेंशन सेंटर जहाँ पर ये तमाम के तमाम समिट होने जा रहा है उसको डील कर रहे हैं,
वजारत ख़ारजा आपकी, यानी कि उनके फूल जो वजारत ख़ारजा के हैं वो वहाँ पे रखे गए और वो वहाँ पे सजाए गए। इसमें कोई नई चीज़ होती नज़र नहीं आती। CDA का ये डेली का काम है, लेकिन CDA बेचारा यहाँ पे क्या करे, जब हर 2 हफ्ते बाद यहाँ पर लॉकडाउन होना होता है और उनको पता होता है कि हमारी जो स्पेंडिंग है बड़ी सेफ हाथों में है और जो मर्जी के ब्यूरोक्रेट फ़ोन करेंगे, इस बंदे को इस जगह पर टेंडर मिलना चाहिए, ज़मीन मिलनी चाहिए, या फिर उनको कुछ यहाँ पर दुकान लगाने की या क्या कहते हैं खोखा लगाने की इजाज़त मिलनी चाहिए, तो फिर उसी पे वो काम करते हैं। आपका CDA क्या है? आप कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी मुझे बता दें, पिछले 2-3 सालों में स्वाइन उनकी तरफ से नीलामी की जाती है प्लाटों की, उसके अलावा ऐसा कौन सा इनिशिएटिव या पब्लिक डोमेन में ऐसा कोई काम किया गया है? ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, ये जो आप गाड़ियाँ रोज़ाना की बिना पर चलते हुए देखते हैं, आप जिसको ये क्लेम करते हैं कि हमारी तरफ से लॉन्च किया गया है, ये तो आपके पास एक्स्ट्रा गाड़ियाँ मौजूद थी, आपने लगानी थी कहीं पर, आप अपने घर में थोड़ी लगा सकते थे, आपने रोडों में चला दी, आपने लोगों में क्या आपने उसमें मतलब स्पेसिफिकली आपने लोगों को वो दिया है? कोई यहाँ पर बनाए गए हैं क्या कहते हैं स्टॉपेज पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पे लोगों को सहूलियत मिले, कोई वाईफाई का निज़ाम ऐसा किया गया? नहीं, आप चाहते हैं कि बस फेस सेविंग मिले, आपको फेस रंगीन नज़र आए, बाकी ग्राउंड रियलिटी कुछ भी नहीं हो। 2 दिनों यानी कि कल शाम के बाद आपको यहाँ से चीज़ें हटती नज़र आएंगी। वैसे भी बहुत से पौधे आपने देखे होंगे आर्टिफिशियल थे। Exactly. अच्छा, सजाद काज़मी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी, काफ़ी ज़्यादा उनने तफज़ात के इज़हार किया इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। उनसे मुलाकात क्योंकि 19 तारीख तक कहा गया कि उनसे मुलाकात नहीं हो सकती है, अडयाला जेल में किसी भी मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है। रात के बैरिस्टर गौर साहब का बयान आया और उन्होंने कहा कि जो हम अपने एहतजाज की कॉल है वापस ले रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा इख्लाफात का शिकार नजर आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के हवाले से। बहुत से रहनुमा कह रहे थे कि इस मौके पर एहतजाज नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ रहनुमा कह रहे थे कि एहतजाज होना चाहिए। तो आप समझते हैं कि कहीं पर इनकी डील हो गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और हुकूमत की कि मुलाकात करवा दी जाएगी, या फिर वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेप बैक कर गई? क्या कहेंगे? देखिए, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिव अप किया है, मुझे तो ये लगता है, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ बनी नहीं। अब इनका बुनियादी जो मुतालबा था वो ये था कि इमरान खान से मुलाकात का मौका दिया जाए हमें और उनकी सेहत का पता चले, और उसके बाद दूसरा मुतालबा था कि शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं उनको वहाँ पर इंगेज किया जाए, वो चेकअप करें खुद से और बताएं कि इमरान खान की सेहत कैसी है, कुछ मसाइल हैं नहीं हैं, वो अवाम तक लाए जाएँ। ये 2 मुतालबात थे उनके, एक मुतालबे से जुड़े 2 मुतालबात। अब दोनों मुतालबात पर क्या पेशरफ्त हुई है? कोई ऑन ग्राउंड पेशरफ्त नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेस सेविंग मिल चुकी है, और वो फेस सेविंग ये मिली है कि वज़ारत दाखिला की तरफ से उनकी तरफ से रब्ता किया गया है, और उससे कबल PTI की तरफ से खुद दरख्वास्त दी गई थी कि हमें एक्सेस दिया जाए इमरान खान के साथ। उसके बाद ये एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है कि आपको दाखिला की तरफ से जवाब दिया गया और ये कहा गया कि हम पिम्स के कुछ डॉक्टर भेजते हैं, वो वहाँ पर चेकअप करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन मीटिंग से मुतालिक अभी तक कुछ तय नहीं पा रहा कि इमरान खान से मुलाकात करने कौन जाएगा, कितने रुकनी वक्त जाएगा, क्या बात होगी, कितनी देर तक बात होगी, उनकी सेहत से मुतालिक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त काफ़ी हद तक अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। हमाद अज़हर साहब और मुराद सईद साहब जो हैं वो इसके हामी हैं कि हमें आज भी एहतजाज करना चाहिए था और भरपूर एहतजाज करना चाहिए था। दुनिया को पता होना चाहिए था कि फॉर्म 47 वाले ये हैं और हम फॉर्म 45 वाले हैं, लेकिन इसमें खुद हमने देखा कि एक तरफ से कोशिश पूरी की जा रही थी कि ये एहतजाज किया जाए, और एहतजाज करने वाले जब यहाँ पर आएंगे उनके साथ भी जो बर्ताव होगा आपको पता ही है। दूसरा ये भी क्लिप डाउन होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ एंटी स्टेट, एंटी गवर्नमेंट और एंटी पब्लिक है। तो जब भी हमारे पब्लिक डोमेन के कुछ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये गैर सरबराही इजलास होने जा रहा है OIC का जो होने जा रहा है, इस वजह से उनकी तरफ से पहले ये क्लेम किया गया ये सरबराही इजलास है, फिर ये कहा गया कि इसको सबूताज करना पाकिस्तान की इकनॉमिक एक्टिविटी को ही रोकना है, यानी कि उनकी तरफ से अब ये क्लेम किया जाना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एहतजाज करती है तो हमारी उन्होंने इकनॉमिक वो अगर कोई चीज़ हुई नहीं है, कोई मुआहदा साइन नहीं हुआ, तो उसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अच्छी वाइज जो है ये स्टेप लिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि कुछ दिन बाद इनको दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि बात अभी तक बनी नहीं। इमरान खान से मुलाकात से मुतल्लिक भी चीज़ें होना बाकी हैं और दोबारा से इनको सामने आना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बयानबाजी सिर्फ ब्लैक मेलिंग थी कि हम 15 तारीख को यहाँ पर एहतजाज करेंगे, क्योंकि वो खुद भी चाहते नहीं हैं कि एहतजाज हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि बैक डोर डिप्लोमेसी ओपन हो, बैक डोर डिप्लोमेसी का गेटवे ओपन हो, इमरान खान से बात की जा सके और उनको सुना जा सके, उसके बाद हम अपना लाएअमल जो है वो अपना सकें। नहीं, तो आपने बात की मुराद सईद साहब और हमाद अज़हर साहब की। मुराद सईद साहब आपको पता है काफ़ी टाइम से मंजर-ए-आम से गायब है, उनका सिर्फ ऑडियो मैसेज आ जाता है या फिर उनका वीडियो पैगाम आ जाता है। हमाद अज़हर भी खुल के जो जलसे जुलूस है उनको लीड नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन पर भी काफ़ी ज़्यादा केसेज़ हैं और वो उनकी गिरफ्तारी की 2-3 बार कोशिश हो चुकी है, बल्कि कई बार कोशिश हो चुकी है। तो अगर उन दोनों ने कॉल भी दी थी तो आपको लगता है कि वो आते और वो लीड करते? देखिए, मुराद सईद साहब तो आपको पता है क्या कहते हैं, मंजर-ए-आम नहीं आएंगे, लेकिन मामला कुछ यूँ है कि मुराद सईद साहब शिरकत करते हैं, वर्चुअली शिरकत करते हैं। इसमें कल जो इजलास हुआ है इसमें मोस्टली लोग जो हैं उन्होंने बाकायदा वर्चुअल ही शिरकत इसमें की है, क्योंकि इन्होंने इसको बज़ाहिर ऐसा शो किया कि ये एक हंगामी इजलास है जिसमें हमने ये स्टेप लेना है कि आया वी आर हेडिंग फॉर द प्रोटेस्ट और नो। तो अब उन्होंने ये स्टेप ले लिया है कि हम नहीं जा रहे। इसमें अक्सरियती लोगों ने ये कहा, और बिलखसूस उनके इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी की तरफ से जो नया इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमारे पास फ़िलहाल ये मौका जो है इसको अवेल करना चाहिए, लेट SUB हैपन, उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसके बाद क्या कर सकते हैं। लेकिन
मुराद सईद साहब, हमाद अज़हर साहब शुरू से ही हार्ड लाइन लेते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें तसादम की तरफ जाना चाहिए, हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए, और उनकी आवाम ये चाहती है। उनकी आवाम को पता है कि अगर वो हार्ड लाइन नहीं लेंगे तो इमरान खान साहब को हो सकता है साल और मज़ीद इसमें जेल में ही गुजारना पड़े। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या बुनियादी तौर पर स्टेप लेने जाती है, लेकिन उनको दोबारा रोड पर ही आना पड़ेगा। अच्छा सजाद काज़मी, लास्ट क्वेश्चन, हुकूमत बड़ी ट्राई कर रही है कि 25 तारीख से पहले वो एक आइनी तरमीम पेश करे और जो एक आइनी अदालत का क़याम है और बहुत सारे उसमें चीज़ें हैं वो उसको अमल में लाए। आप समझते हैं कि हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी है और वो इस चीज़ को तरमीम कर लेगी? मुझे लगता है अब ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी अब JUI की ही लाइन ले ली गई है। पहले पीपल्स पार्टी वो पार्टी थी जिसकी तरफ से कहा जाता था कि नून लीग और हम मिलकर जो चीफ जस्टिस है और आइनी अदालत का क़याम अमल में लाएंगे, लेकिन अब वो भी हारते नजर आते हैं, क्योंकि JUI की तरफ से वाज़ेह तौर पर अब कुछ और मुतालबात भी किए गए हैं जो बुनियादी तौर पर जो है मंजराम पर तो नहीं है ड्राफ्ट उसका, लेकिन उसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि आर्मी चीफ से मुतल्लिक भी तैनाती का उन्होंने एक तरीकाकार बता दिया है कि आर्मी चीफ की तैनाती मोस्ट सीनियर जो है वो सामने आएंगे और उसमें हुकूमत का कोई डायरेक्टली इंटरफेरेंस नहीं होगा। इस तरह उनकी तरफ से दीगर एयरफोर्स और एयर चीफ दीगर जो नेवल चीफ है उससे मुतल्लिक भी कुछ सिफारिशात दी गई हैं। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ तो इनको मानने को तो ये तैयार ही नहीं होंगे, क्योंकि जो आइनी तरमीम लाना चाहते हैं या यहाँ पर पास करवाना चाहते हैं उनके हक़ में वो बात नहीं है। मौलाना की तरफ से ये कहा गया कि 25 तारीख के बाद देखेंगे, तो अब पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कहा जाना शुरू हो चुका है, क्योंकि कल भी बिलावल भुट्टो की तरफ के कहा गया था कि अब इस मामले को हम 26 तारीख के बाद देख लेते हैं कि क्या करते हैं। तो अब मुझे लगता है काजी फैज़ ईसा साहब की उम्मीदें जो हैं वो काफ़ी मांद पड़ चुकी हैं, और आइनी अदालत से मतलब देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या तरीक़ाकार या क्या मुख्तलिफ जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं क्या उसमें देती हैं, राय देती हैं कि किस तरह वो काम करेगी, कैसे ऑपरेट करेगी, जजेस कौन से होंगे, क्या तरीक़ाकार होगा, वो अब चीज़ देखना पड़ेगी। लेकिन अब ये मामला काफ़ी हद तक सुकड़ चुका है। इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की, और ये सारा का सारा अब जो पॉजिटिविटी है वो पीपल्स पार्टी और JUI को मिल रही है। चलें, बहुत शुक्रिया सजाद आपका। हुकूमत जो इस वक्त कोशिश कर रही है कि वो एक आइनी तरमीम पेश करे और 25 तारीख से पहले वो जो आइनी तरमीम पेश करे और उसको मंजूर करवाए। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।